नमस्कार दोस्तों। मैन सर्च फॉर मीनिंग विक्टर फ्रैंकल की एक ऐसी मास्टरपीस है जो होलोकॉस्ट के भयानक जुल्मों और इंसानी साइकोलॉजी का निचोड़ पेश करती है। ये किताब सिर्फ एक नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप की दास्तान नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में जीने की वजह ढूंढने का एक गाइड है। फ्रैंकल ने ऑब्जर्व किया कि भूख और टॉर्चर के बावजूद वही लोग सरवाइव कर पाए जिनके पास ज़िंदगी का कोई मीनिंग था। उनका मानना है कि हमसे हमारी आज़ादी छीन ली जाए, तब भी हमारे पास अपना एटीट्यूड को चुनने की आखिरी आज़ादी हमेशा रहती है। विक्टर फ्रैंकल ने इस किताब के पहले हिस्से को किसी महान हीरो की कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक कॉमन प्रिजनर की नज़र से लिखा है। उनका मकसद ये बताना था कि इतने बड़े मेंटल और फिजिकल टॉर्चर का एक आम इंसान की साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ता है। जब फ्रैंकल ऑशविट्ज़ पहुंचे तो उनका सबसे पहला इनकाउंटर द सिलेक्शन से हुआ। वहाँ एक उंगली के इशारे पर फैसला होता था कि कौन जिएगा और कौन मौत के घाट उतरेगा। फ्रैंकल बताते हैं कि शुरुआत में सभी प्रिजनर्स के अंदर एक डिल्यूजन ऑफ रिप्राइव था, एक ऐसी झूठी उम्मीद कि शायद आखिरी वक्त में उन्हें बचा लिया जाएगा। लेकिन जल्द ही ये उम्मीद टूट जाती है और इंसान एक गहरे शौक में चला जाता है। इस पार्ट में फ्रैंकल ने इंसानी जहन की 3 स्टेजेस का जिक्र किया है। फर्स्ट, एडमिशन फेज, शॉक और डिनायल। जब कोई इंसान पहली बार कैंप में दाखिल होता है तो वो सबसे पहले शॉक में होता है। फ्रैंकल बताते हैं कि उनसे उनकी हर चीज़ छीन ली गई थी, उनका नाम, उनका पेशा, उनके कपड़े और यहाँ तक कि उनके जिसके बाल भी काट दिए गए। उनके पास उनकी पहचान के नाम पर सिर्फ एक नंबर रह गया था। इस वक्त इंसान को अपनी पुरानी ज़िंदगी एक सपने जैसी लगने लगती है। फ्रैंकल ने देखा कि शुरुआत में लोग मौत से डरते थे, गैस चैम्बर से डरते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका ये डर खत्म होने लगा और उसकी जगह एक एपैथी ने ले ली। ये कैंप की ज़िंदगी का सबसे लंबा और ख़तरनाक फेज़ था। फ्रैंकल के मुताबिक एपैथी एक तरह का इमोशनल सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म था। जब आप रोज़ाना अपने दोस्तों को भूख से मरते हुए देखते हो, जब आपको रोज़ बेल्ट से पीटा जाता है, तो आपका दिल पत्थर का हो जाता है। एक वक्त ऐसा आता है जब आपको किसी की मौत देखकर रोना नहीं आता, बल्कि आप सिर्फ ये सोचते हो कि क्या मुझे उस मरे हुए आदमी के जूते मिल सकते हैं। फ्रैंकल ने यहाँ एक बहुत बड़ी बात कही है, एन एबनॉर्मल रिएक्शन टू एन एबनॉर्मल सिचुएशन इज़ नॉर्मल बिहेवियर। यानी अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ हर तरफ दर्द है, तो वहाँ इनसेंसिटिव हो जाना ही नॉर्मल है। इंसान की पूरी दुनिया सिमट कर सिर्फ रोटी का एक टुकड़ा और थोड़ी सी नींद तक रह जाती है। इस फेज में फ्रैंकल ने ऑब्जर्व किया कि लोग कल्चरल हाइबरनेशन में चले जाते थे, सिवाय 2 चीज़ों के, पॉलिटिक्स और रिलीजन। प्रिजनर्स अक्सर कैंप की हालात और आने वाले कल के बारे में डिस्कस करते थे या फिर खुदा से प्रार्थना करते थे। फिजिकल टॉर्चर के बावजूद फ्रैंकल ने देखा कि जिन लोगों की इनर लाइफ, अंदरूनी ज़िंदगी मजबूत थी, उनके सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा थे। वो लोग जो नाजुक थे लेकिन अपनी यादों में अपनी पत्नी से बातें करते थे या नेचर की खूबसूरती को महसूस कर सकते थे, उनके अंदर जीने की चाह बाकी थी। यहाँ फ्रैंकल ने अपनी मशहूर थ्योरी को जन्म दिया, द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स। उन्होंने महसूस किया कि गार्ड्स आपका खाना छीन सकते हैं, आपको मार सकते हैं, लेकिन वो आपके दिमाग के अंदर जाकर ये फैसला नहीं कर सकते कि आप कैसा महसूस करेंगे, आप उस दर्द को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। वो चॉइस हमेशा आपकी होती है। फ्रैंकल अक्सर ठंड में नंगे पांव चलते हुए अपने आप को एक लेक्चर हॉल में इमेजिन करते थे, जहां वो फ्यूचर में स्टूडेंट को कैंप की साइकोलॉजी पढ़ा रहे होते थे। इस फ्यूचर गोल ने उन्हें फिजिकल दर्द से ऊपर उठा दिया। कैंप से आज़ाद होने के बाद भी दुख खत्म नहीं हुआ। फ्रैंकल बताते हैं कि जब प्रिजनर को आज़ाद किया गया तो वो खुश नहीं हो पा रहे थे। उन्हें डीपर्सनलाइजेशन महसूस हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ एक सपना है। कई लोगों को आज़ादी के बाद गुस्सा आता था कि उन्होंने इतना दुख क्यों झेला। फ्रैंकल के लिए सबसे दर्दनाक पल वो था जब वो घर लौटे और उन्हें पता चला कि उनकी वाइफ और पूरा परिवार मारा जा चुका है। लेकिन इस पूरे दर्दनाक सफ़र का निचोड़ ये था, ज़िंदगी में तकलीफ़ लाजमी है, लेकिन उस तकलीफ़ में भी मीनिंग ढूंढना इंसान के हाथ में है। फ्रैंकल ने देखा कि वो लोग जो सिर्फ उम्मीद पर टिके थे, वो मौत का शिकार हो गए जब क्रिसमस निकल गया। लेकिन जिन लोगों ने अपनी सफरिंग को एक टास्क समझ लिया, वही लोग सरवाइव कर पाए। फ्रैंकल ने कंसंट्रेशन कैंप से निकलने के बाद एक नई साइकोलॉजिकल अप्रोच दी, जिसे उन्होंने लोगोथेरेपी कहा। उस वक्त की मशहूर थ्योरी जैसे फ्यूड की विल टू प्लेजर और एडलर की विल टू पावर से अलग,
फ्रैंकल का मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी भूख विल टू मीनिंग है, यानी इंसान तब तक खुश या संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक उसकी जिंदगी का कोई ठोस मकसद ना हो। फ्रैंकल बताते हैं कि लोग अक्सर खुशी के पीछे भागते हैं, लेकिन खुशी एक बाय प्रोडक्ट है, गोल नहीं। जब आपकी लाइफ में कोई बड़ा मिशन होता है तो खुशी अपने आप पीछे चली आती है। कैप में फ्रैंकल ने देखा कि जिन लोगों के पास सिर्फ मज़े करने की उम्मीद थी वो जल्दी टूट गए, लेकिन जिन लोगों ने अपने सफरिंग को एक टास्क की तरह देखा उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा था। लोगोथेरेपी का बेसिक प्रिंसिपल है कि इंसान को टेंशन फ्री रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे एक ऐसी नोबल गोल की ज़रूरत है जो उसे बेचैन रखे और आगे बढ़ने की हिम्मत दे। फ्रैंकल ने बताया कि हम अपनी लाइफ में मीनिंग 3 अलग अलग सोर्स से ढूंढ सकते हैं। ए, क्रिएटिव वैल्यू, काम या क्रिएशन। जब आप कुछ नया बनाते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जो दुनिया में वैल्यू ऐड करे, ये एक पेंटिंग हो सकती है, एक बिजनेस हो सकता है या किसी की मदद करना। फ्रैंकल के लिए उनका काम लोगोथेरेपी की मैन्युस्क्रिप्ट को दोबारा लिखना था, जो उन्हें जिंदा रखने की वजह बनी। बी, एक्सपीरियंशियल वैल्यू, किसी इंसान से गहरी मोहब्बत करना या नेचर की सुंदरता को महसूस करना। फ्रैंकल कहते हैं कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसकी यूनिकनेस को देख पाते हैं और उसकी पोटेंशियल को पहचानते हैं। ये कनेक्शन हमें बताता है कि हमारी लाइफ रिप्लेसेबल नहीं है। सी, एटीट्यूडिनल वैल्यू, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। फ्रैंकल के मुताबिक अगर आपकी लाइफ से काम और प्यार छीन लिया जाए तब भी आपके पास एक रास्ता बचता है, अपनी सफरिंग को कैसे हैंडल करें। अगर दुख को टाला नहीं जा सकता तो उस दुख को एक सर्विस या सैक्रिफाइस में बदल देना ही मर्दानगी है। आजकल के दौर में लोग बोर्ड होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं या ड्रग्स का सहारा लेते हैं। फ्रैंकल इसे एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम कहते हैं। उनका कहना है कि जब इंसान को ये नहीं पता होता कि उसे क्या करना चाहिए और ना ही ये पता होता है कि उसे क्या करना है, तो वह खालीपन महसूस करता है। इस खालीपन को भरने के लिए लोग पैसा, पावर या सस्ती खुशी, एडिक्शंस ढूंढते हैं, लेकिन असली सुकून सिर्फ मीनिंग से मिलता है। फोर्थ, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, डर को जीतना। लोगोथेरेपी में फ्रैंकल ने एक टेक्निक बताई है जिसे पैराडॉक्सिकल इंटेंशन कहते हैं। अक्सर हम जिस चीज़ से डरते हैं, जैसे स्टेज फियर या पसीना आना, वही चीज़ हमारे साथ होने लगती है। फ्रैंकल कहते हैं कि उस डर से भागने के बजाय उसे फेस करो और जानबूझकर यूज़ करने की कोशिश करो। जैसे अगर आपको नींद नहीं आ रही तो ये मत सोचो कि मुझे सोना है, बल्कि ये सोचो कि मुझे पूरी रात जागना है। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक डर के सर्कल को तोड़ देती है। फिफ्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिंदगी का जवाब देना। फ्रैंकल की एक मशहूर कोट है, जिंदगी हमसे सवाल पूछती है और हमें अपने कर्मों से उसका जवाब देना होता है। लोगोथेरेपी हमें विक्टिम बनना नहीं सिखाती, बल्कि रिस्पॉन्सिबल बनना सिखाती है। आपके साथ क्या हुआ वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप उसके साथ क्या करते हैं वो 100% आपका फैसला है। फ्रैंकल ने थर्ड पार्ट में एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है, क्या जिंदगी तब भी जीने लायक है जब उसमें सिर्फ दुख हो? उनका जवाब है हाँ, लेकिन ये कोई सस्ती पॉजिटिविटी नहीं है, बल्कि एक गहरा साइकोलॉजिकल स्टांस है जिसे वो ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म कहते हैं। इसका मतलब है कि इंसान हालात की बुराई को देखते हुए भी अपने अंदर की ताकत से उससे ऊपर उठ सकता है। फ्रैंकल ने बताया कि हर इंसान की ज़िंदगी में 3 ऐसी चीज़ें आएंगी जिनसे वो बच नहीं सकता। पेन, शारीरिक या मानसिक तकलीफ जो बीमारी या हालात से आती है। गिल्ट, ये एहसास कि हमने कुछ गलत किया है या हम बेहतर कर सकते थे। डेथ, ये हकीकत है कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा। फ्रैंकल के मुताबिक ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म मतलब है इन तीनों को जीत में बदल देना। दर्द को एक अचीवमेंट में बदलना, गलती को बेहतर बनने के मौके में बदलना और मौत की हकीकत को देखते हुए आज के पल को जिम्मेदारी से जीना। लोगोथेरेपी का सबसे क्रांतिकारी आइडिया ये है कि सफरिंग सीजेस टू बी सफरिंग एट अ मोमेंट इट फाइंड्स अ मीनिंग। जब तकलीफ का कोई मतलब निकल आता है तो वो तकलीफ नहीं रहती, बल्कि एक सैक्रिफाइस बन जाती है। फ्रैंकल एक मिसाल देते हैं। एक बार एक बूढ़े डॉक्टर उनके पास आए जो अपनी पत्नी की मौत के बाद बहुत डिप्रेशन में थे। फ्रैंकल ने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब सोचिए, अगर आप पहले मर जाते और आपकी पत्नी जिंदा रहती तो उन पर क्या गुजरती? डॉक्टर ने जवाब दिया, वो टूट जाती, उन्हें बहुत दुख होता। फ्रैंकल ने कहा, तो आपने उनका वो सारा दुख अपने ऊपर ले लिया है और उन्हें उस दर्द से बचा लिया है। ये सुनते ही डॉक्टर का नज़रिया बदल गया। दर्द वही था, लेकिन अब उस दर्द का एक मकसद था। फ्रैंकल ने अमेरिकन लोगों को एक बहुत बड़ी नसीहत दी जो आज हम सब पर अप्लाई होती है। उन्होंने कहा कि फ्रीडम बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के खतरनाक है। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप जो चाहें वो करें,
बल्कि आज़ादी का मतलब है कि आपके पास ये चॉइस है कि आप लाइफ के सवालों का क्या जवाब देते हैं। उन्होंने मजाक में कहा था कि अगर अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है तो ईस्ट कोस्ट पर स्टैचू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। जब तक हम अपनी लाइफ के हर पल की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम मीनिंग नहीं ढूंढ पाएंगे। बहुत से लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वक्त गुजर रहा है और मौत करीब आ रही है। फ्रैंकल कहते हैं कि मौत जिंदगी को बेमतलब नहीं बनाती, बल्कि उसे कीमती बनाती है। अगर हम हमेशा जिंदा रहते तो हम हर काम कल पर टाल देते। मौत हमें याद दिलाती है कि हर पल एक्ट करने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। फ्रैंकल एक सुनहरी लाइन कहते हैं, ऐसे जियो जैसे कि तुम दूसरी बार जी रहे हो और पहली बार तुमने वही गलती की थी जो तुम अभी करने वाले हो। ये दिमाग को इतना कॉन्शियस कर देता है कि हम गलत फैसला लेने से बच जाते हैं। किताब के आखिर में फ्रैंकल कहते हैं कि इंसान वो नहीं है जो सिर्फ सर्कमस्टांसेस से बनता है, इंसान वो है जो सर्कमस्टांसेस को ट्रांसेंड करता है। कंसंट्रेशन कैंप में कुछ लोग जानवर बन गए थे तो कुछ लोग सेंट्स फरिश्ते बन गए थे। दोनों के पास एक ही हालात थी, लेकिन दोनों की चॉइसेस अलग थी। इंसान ही वो क्रिएचर है जिसने ऑशविट्ज की गैस चैम्बर्स बनाए, लेकिन इंसान ही वो भी है जो उन चैम्बर्स में सीना तान कर प्रेयर पढ़ते हुए मौत के सामने खड़ा रहा। फ्रैंकल की पूरी रिसर्च का निष्कर्ष ये है कि जिंदगी में हर चीज छिन सकती है सिवाय आपके एटीट्यूड के। धन्यवाद।